यहाँ पर न्यू दिया हुआ है डायरेक्टली, सो वी कैन अप्लाई दिस portion to get E is equal to H 6.6 into 10 to the power minus 34 into new, that is 5 into 10 to the power 15. दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 3.3 into 10 to the power minus 18 जूल्स। इसको डिवाइड करते हैं 3.3 into 10 to the power minus 18 को 1.6 into 10 to the power minus 19 से, so we will have answer is equal to 2.06 20.06 electron volts, 20.6 electron volts। दोनों को डिवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट दिस नंबर। अब इस डिवीजन को समझने में अगर प्रॉब्लम है तो बता देना, एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से, बट 12th स्टैंडर्ड में आकर के आप लोग को इस डिवीजन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर यार थोड़ा सा मुश्किल काम रहेगा। हाउएवर अगर है प्रॉब्लम तो बोल देना, आई विल एक्सप्लेन। द नॉर्मल फार्मूला व्हिच हैज बीन यूज्ड इज ये 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 है। दिस हैज सिंपली बीन रिटन एज 10 टू द पावर माइनस 18 का माइनस ऑफ माइनस 19, so this will become plus 19, 10 to the power plus 19 minus 18, that is 10 to the power 1। ठीक है, ये 10 to the power 1 को 3.3 से मल्टीप्लाई किया तो 33 हो जाएगा, और 33 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये 20.6 आएगा। Okay, now we will start with the formal photoelectric effect। अभी तक जो मैं समझा रहा था आप लोगों को, that was part of प्लैंक्स थियरी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट वगैरह डायग्राम बनाया था क्या मैंने? हाँ ठीक है, चलो ये पार्ट हुआ है। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट रेडिएशन एंड फिर इसमें आ गया मैं। ओके फाइन, यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या समझाया है मैंने। ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, पहला चीज इट इज ऑब्जर्व दैट नो photo current, or we can start with no photo current is observed, no photo current is observed
energy less than specific value for a particular metal. This minimum energy required to get photocurrent is known as threshold energy or work function of the material. ठीक है? There is something called as threshold energy or work function of the material, and that is the minimum energy which we require in order to have photocurrent or to get photocurrent. The minimum energy required to get photocurrent in terms of radiation. The energy will be provided by the radiation. Okay, so the minimum energy radiation, we can add this word minimum energy radiation required to get photocurrent is known as threshold energy or work function. ठीक है? Not only that, the radiation having threshold energy or the wavelength of the radiation having threshold energy, the wavelength of the radiation having threshold energy is said to have threshold wavelength and frequency corresponding ये समझ में आ रही है चीजें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली वर्क फंक्शन जितनी मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए होती है उसको वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं जिस रेडिएशन से हमको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा ठीक है या जिस रेडिएशन
से हमको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, उस रेडिएशन के वेवलेंथ को वी कॉल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी को वी कॉल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, सपोज मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को जनरली न्यू से लिखते हैं, राइट? इसको न्यू नॉट लिखते हैं। सिमिलरली वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं इन जनरल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होता है दैट इज डिफाइंड एज लैम्डा नॉट। ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड वर्क फंक्शन जो है, इसको जनरली हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इज इट ओके? सो कैन आई से फाई इज इक्वल टू नथिंग बट hc by lambda naught, or this is also equal to h mu naught. Is this okay? समझ में आ रही है बात? अब मानो मेरे पास एक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ है 600 और नैनोमीटर। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी आएगा E1। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऊपर कैलकुलेट किया भी है हमने, आई थिंक 600 नैनोमीटर का ही किया था ना, 600 एंगस्ट्रॉम का किया है क्या? ठीक है, 600 नैनोमीटर का अगर हम करेंगे, ये 600 एंगस्ट्रॉम है, 600 नैनोमीटर का करेंगे तो हमारी एनर्जी जो होगी ना वो 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ मेरा 10 टाइम्स बढ़ गया। एंगस्ट्रॉम में है तो छोटा है, नैनोमीटर में आ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, और 10 टू द पावर -10 से 10 टू द पावर -9 आ गया तो हमारी एनर्जी जो होगी कम हो जाएगी। ठीक है। तो 600 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी मेरा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू माय फाई आल्सो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, दैट मींस माय फाई वर्क फंक्शन विल बी 2.06। ठीक है। अच्छा, अब बताओ मुझे कि अगर मैं रेडिएशन को के वेवलेंथ को बढ़ा देता हूँ, 800 नैनोमीटर कर देता हूँ, कैन आई हैव अ फोटो करंट और नॉट? फोटो करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे सोचोगे? ये सोचने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी आपको मिल रही है उससे ज्यादा एनर्जी इसके पास है या कम एनर्जी है? ये कौन आंसर करेगा मुझे आप लोगों में से? whether 800 nanometer has greater energy or lesser energy than 600 nanometer entity? हेलो, वेवलेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? एनर्जी और वेवलेंथ में किस टाइप का रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप? हेलो, आर वी लिसनिंग? यस सर। हाँ, तो लिसन ही नहीं करना, कुछ आंसर भी करना पड़ेगा हम लोग को ना। अभी थोड़ी देर मतलब अभी सारी चीजें तो अभी अभी जस्ट बताई है। यहाँ पर इक्वेशन को देख करके क्या पता चल रहा है आप लोगों को? लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी या लैम्डा कम होगा तो एनर्जी घटेगी? What is the dependency of lambda and energy? And how is the dependency of energy and frequency?
इज इट लाइक हर अगले दिन हम लोग जीरो हो जाते हैं, फिर से हमको लिट करना पड़ेगा? रिवाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, राइट? अच्छा, तुम लोग घर में करते क्या हो? Having frequency less than frequency 4 to 7। ठीक है, वेवलेंथ में ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटो करंट नहीं देगा और फ्रीक्वेंसी में कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटो करंट नहीं देगा। ठीक है, यानी कम वेवलेंथ वाला थ्रेशोल्ड से कम वेवलेंथ वाला और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा? वी विल गेट अ फोटो करंट और वी विल डेफिनेटली गेट फोटो करंट। इज इट ओके? Furthermore, point number 2, it was observed that the kinetic energy max of O2 electrons increases with increase in frequency of incident This means that Ke max is kind of directly proportional to its, I mean, it's not directly proportional, but there is a strong dependency. And the graph between the kinetic energy maximum and photon frequency was something like this. ठीक है? It used to be a straight line. It used to be a straight line with some fixed slope. ठीक है? It will start with uh, somewhat away from the y-axis. It will start from somewhat away from y-axis. और ये यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी हमने लाइन लिया है, फ्रीक्वेंसी लाइन, अगर ये फ्रीक्वेंसी लाइन लिया है मैंने, दिस इज फ्रीक्वेंसी and this is energy nu E, ये वैल्यू जो होती है ये न्यू नॉट वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर दिस वैल्यू दैट करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। इसके पहले तक की वैल्यू जो होती है दैट इज यूजलेस, उसमें हमको कोई करंट नहीं मिलेगा। वी वोंट गेट एनी नेट करंट और एनी करंट, एनी फोटो करंट।
ठीक है। और इसके बेसिस पर what he calculated or put forward is, he put forward this equation: Ke max, kinetic energy maximum of a radiation, of a photocurrent or photoelectron, is going to be given by h nu, the incidented wave energy, minus h nu naught, ठीक है, वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स of photoelectrons, ठीक है, will simply be equal to h nu। h nu क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंटेड डेंटेड फोटोन। इट इज लाइक, ये प्लेट है, इस पर रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन आ करके स्ट्राइक किया, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद ये स्ट्राइकिंग रेडिएशन की जो एनर्जी है, दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, दैट इज phi, which is also equal to h mu naught or h c by lambda naught. Is it okay? और ये हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंटेड फोटोन, दैट इज h mu. Is it okay? Are we getting this relationship? इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है, और रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 nanometer is incidented on emitter plate of photoelectric effect experiment, having made up of aluminium with work function three electron volt, ठीक है। Find the K max of the photo electron, ठीक है। Can we do this quickly? We know most of. I can solve it by putting all the values and calculating it from scratch। ये वाली वैल्यू को ये किसी भी प्री डिफाइंड के बदले हम इसको 6.6 into 10 to the power minus 34 लिखते हैं। C 3.8 3.3 into 10 sorry 3.3 बोल रहा हूँ, 3 into 10 to the power 8
and divided by lambda. Lambda is equal to 300 nanometers. So 300 Armstrongs. So 10 to the power minus 10 मीटर. इनको सॉल्व करेंगे 10 to the power minus 18 सॉरी प्लस 18 हो जाएगा. दिस होल थिंग विल 3 ये 100 हो जाएगा नीचे. This will become 6.6 into 10 to the power minus 34 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 to the power 10. ये सारे नंबर इन तीनों को मिला देंगे तो it will become 6.6 into 10 to the power minus 18 joules. ठीक है, ये हो गया इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या करेंगे, 6.6 divided by 1.6 into 10 to the power minus 18 divided by 10 to the power minus 19. This can be made 3.3 divided by 0.8 या फिर 33 by 8 लिख सकते हैं इसको into 10 to the power minus 18 minus of minus 19, that is ये हो जाएगा 4.125 into 10 to the power minus plus 1 minus 18 minus of minus 19 is plus 19, 19 minus 18 is pure 1. So this becomes equal to electron volts, or this can be written as 41.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, और उसके बाद फिर के मैक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस 5 41.25 माइनस 19 दैट इज 22.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. एम आई मेकिंग सेंस? ये बात समझ में आ रही है? अब मैं 2 क्वेश्चन देके आप लोगों को और फिर आगे की चीजें पढ़ाता हूँ. ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा फिर से. कैलकुलेट Max of photon electrons emitted by metal surface having phi equal to 4 electron volts. सॉरी कुछ बोल रहा है कोई? The radiation of photon, sorry, the frequency of photon used is 3 into 10 to 15 hertz. ठीक है, h की वैल्यू 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. h के बाद c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 meter per second. 1 eV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule.
maximum kinetic energy of a photoelectron is 3 electron volt with a photon of frequency one second 10 to the power 14 equal to incidental on meter plate find the work function of this meter plate। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू कम इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करके आप लोग को लाना है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। 2 पॉइंट्स मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तीसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है, पहले 2 पॉइंट मैंने ये बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये होएगा और फोटो करंट ठीक है। अगला चीज ये होता है कि इसमें ऑब्जर्व ये किया गया था कि अगर हमारे रेडिएशन की एनर्जी, ठीक है, पर फोटोन एनर्जी जो है यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, पर फोटोन एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने इमीटर प्लेट पर आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने 1 सेकेंड में इमीटर प्लेट पर आएंगे, दैट इज ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 सेकेंड में आएंगे ना, दैट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी या नंबर इंटेंसिटी या सिंपली इंटेंसिटी, ठीक है। जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मेटल प्लेट के ऊपर गिरेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा क्या? फोटो करंट। फोटो करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं उनका काउंट पर सेकेंड विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, ठीक है, which is also referred as number density or number intensity simply, ठीक है।
So I would write it as if intensity of EM radiation 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 bracket for radiations slash photons with energy greater than threshold value is increased the number of photoelectrons needed from the surface the surface that is photocurrent increases. ठीक है, यहाँ पर intensity of photons or EM radiations is indicator of number of photons plus radiations falling on number of photons plus radiations falling on a surface per second. ठीक है, एक सेकेंड में कितना फोटोन या कितना रेडिएशन फॉल कर रहा है किसी भी सरफेस पर, इसको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ फोटोन जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। एंड इसका ग्राफ जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अब आप लोगों को जानना होगा। I need to let you guys know that it's going to look something like this.
These are photocurrents for intensity I1, I2 and I3. ये जो लेवल है हर जगह पर हम देख रहे हैं कि ये बराबर आकर के रुक जा रहा है. दैट इज बिकॉज दिस लेवल इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. ये जो लेवल है दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. ठीक है. यानी अब ये क्लियरली हमको समझ में आना चाहिए. saturation current, and it was observed that saturation current जो है ना वो increase कर रहा है जब intensity increase कर रही है. ठीक है. So basically क्या है, I1 is greater than I2 which is greater than I3. ठीक है. इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सैचुरेशन करंट मेरा बढ़ जाएगा. ये भी पॉइंट देख लेते हैं हम लोग. फोर्थ पॉइंट कम्स आउट टू बी तो saturation photo current for different intensity of radiation is different. ठीक है. And saturation photo current is directly proportional to ऐसे लिख सकते हैं saturation photo current is directly proportional to intensity of incidental radiation. ठीक है. पॉइंट 4, 3 एंड 4 से हम लोगों को इस चीज से एक्चुअली आइंस्टाइन ने एक चीज कंक्लूड किया और वो ये था कि ईच फोटोन interacts with only one electron of the emitter metal plate. ठीक है. सिमिलरली और एक्चुअली ये वाली चीज जो थी ना ये पहले प्रपोज कर दिया था आइंस्टाइन ने और इसी को देख करके बोर्स ने अपने मॉडल जब वो एटॉमिक मॉडल डेवलप कर रहा था अपना बोर्स मॉडल तो उसमें ये मॉडिफिकेशन या इसी चीज को उसने यूज किया था कि चूंकि एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कुछ मूवमेंट करेगा या कुछ ऑर्बिटल चेंज करेगा अपना ऑर्बिट चेंज करेगा न्यूक्लियस के क्लोज या दूर जाएगा तो वो एक ही रेडिएशन इमिट करेगा मल्टीपल रेडिएशन नहीं इमिट करेगा. सो 1-to-1 रिलेशनशिप वाज first proposed by
this Einstein only through his photoelectric effect, and this one to one relationship एक से एक ही interact करेगा. This is the basis of or fundamental of quantum physics. ठीक है, quantum physics सारी चीजें one to one के फॉर्म में ही होंगी. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि एक ने एनर्जी दिया तो उसको कोई 4-5 मिल करके बांट करके एंड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव वर्क डज नॉट हैपन, वन टू वन प्रोसेस. ठीक है, अब इसमें ये होता है कि जो फोटोन आ रहा है उसकी अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी रहता है. एक पॉसिबिलिटी ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन, वो जो फोटोन आया ना, वो या तो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, यू नो, कोई भी मेटल सरफेस अगर है, it will be a three dimensional thing, it cannot be one dimensional, नंबर 1. ठीक है, इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ तो कुछ चीजें सरफेस पर रहेंगी और कुछ चीजें बिल्कुल अंदर रहेंगी, मतलब थोड़ा अंदर रहेंगी. तो थोड़े अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से अगर किसी को इंटरेक्ट करना है, तो मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन इस ये वाला जो सरफेस है इसको ब्लूइश मार्क कर देता हूँ, जो भी कलर है ये मार्क कर दिया, और मेरा फोटो इलेक्ट्रिक ये फोटॉन्स जो हैं ये इस तरीके से सरफेस पर आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है, मैं ठीक कर दूंगी, तुम जाओ अंदर. अगर किसी सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ये एक्सीडेंटली हिट कर देते हैं, ठीक है, तो हिट करेंगे तो क्या होगा, अपना सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी. अब इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबिलिटी है, वो एनर्जी लेकर के वो अचानक से इस मेटल को छोड़ करके बाहर आ सकता है, या फिर एनर्जी आने के बाद उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो अंदर की तरफ हो जाए. अगर अंदर की तरफ होएगा तो वो आगे के मेटल्स एटम जो है उनको हिट करेगा. ठीक है, और वो हिट करेगा तो फिर हिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन हिट्स अ मेटल एटम, तो फिर वो अपनी एनर्जी थोड़ी सी ट्रांसफर करेगा उसको, एंड वो एटम जो होगा वो ऑसिलेट करना चालू होएगा, वो आजू बाजू के एटम्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और इस प्रोसेस में ये चीजें जो है वो हीट अप होंगी. ठीक है, तो हीटिंग अप फेनोमेना कैन टेक प्लेस एंड डू टेक प्लेस. दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को के साथ इंटरेक्ट ना करें, या बाहर के एटम जो सरफेस एटम्स है उनके साथ इंटरेक्ट ना करे, दो एटम्स के बीच से अंदर पास कर जाए. ठीक है, अंदर पास कर गया तो क्या होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100th लेयर किसी एक एटम के साथ वो फिर से रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा. तो जब भी वो इंटरेक्ट करेगा, वो अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा. बट क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर तक ट्रैवल करके एकदम बाहर निकल जाएगा? पॉसिबली नो. ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर एटम को छोड़ के बाहर भी निकलता है तो देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटम्स जिसको क्रॉस करके उसको बाहर निकलना है. और वो मल्टीपल्स एटम जो होते हैं जनरली वो मोस्टली सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं ड्यू टू सम रीजन मतलब अंदर अगर ये फोटोन अंदर 100th लेयर पर आ रहा है तो ये पहला ऐसा फोटोन तो होगा नहीं जो 100th लेयर तक आ रहा होगा, उसके पहले के लेयर्स पर भी कुछ फोटॉन्स आए होंगे. ठीक है, और उन फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजा होगा. ठीक है, तो अगर 100th लेयर के एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कोई रेडिएशन निकाल रहा है तो 99, 98, 97 वाले लेयर का भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम किसी फोटोन ने निकाला होगा, तो वो अभी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आने की कोशिश करेगा तो ऐसे वाले मेटल एटम जो होंगे जो आयन बने हुए हैं वो इसको अट्रैक्ट करके अपने साथ एनिहिलेट कर लेंगे. ठीक है, बात समझ में आई? तो
अब एनिहिलेट करेंगे तो एनिहिलेट करने के टाइम पर भी कुछ एनर्जी फिर से कुछ रेडिएशन निकलेगा। अब ये रेडिएशन क्या करेगा, अगर इस रेडिएशन के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो फिर आगे के इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, क्योंकि इसके एनिहिलेशन से और जितनी एनर्जी बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिली थी उतना ही एनिहिलेशन में हमको इमिट होएगा। यानी जो रेडिएशन हमारा आ रहा था ना, जिसने इसको बाहर नॉकआउट किया था, उतनी ही एनर्जी यहाँ पर फिर से रिलीज हो जाएगी अगर किसी और मेटल एटम के अंदर एनिहिलेट होता है तो। बात समझ में आ रही है? तो ये रेडिएशन निकलेगा, ये फिर अब और अंदर की तरफ ट्रेवल कर सकता है या बाहर की तरफ ट्रेवल कर सकता है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और इस पॉसिबिलिटी से हम लोग को एक चीज ये भी समझ में आता है, it is true that one photon will electron with one electron only, but it is not true to say that, or it is not going to be right to say that each photon will always eject an electron. ठीक है? It may happen that out of 100 photons which we are sending, which has sufficient energy, only 30 out of it is going to eject an electron, not all the photons. Am I making sense? So each photon interacts with only one electron on the emitter metal plate. However, बेटा सब बेटा अब आप छोड़ दो, मैं सरिया दूंगी। each photon may not be able to may not be able to successfully photo electron. Is this okay? 5 नंबर पॉइंट तक समझ में आया हम लोगों को?